एस्पिरेंट वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज है 7 जुलाई। स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आप ना इस चैनल को ना जो भी आपके रिलेटिव या जानने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल है या फिर अदर एग्ज़ाम है या फिर पीसीएस है, तो आप प्लीज़ उसके उनके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से। देखिए, पूरा आर्टिकल तो आप इसको जो मेन होता है उसको तो मैं निकलवा ही देता हूँ आपका प्रीलिम्स बेस के लिए, बट जो रह जाता है थोड़ा बहुत जो रिमेन्स है उस पार्ट को आप इस पीडीएफ को जाके मेरे टेलीग्राम को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उसको एक बार और देख लेंगे आप जब आपके पास फ्री टाइम है, तो बाद बाकी तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं करा ही देता हूँ। चलिए देखते हैं पहली हमारी हेडलाइन क्या है। तो एनसीपी दिल्ली मीटिंग एक्सपेल अजीत पवार एंड 11 अदर फ्रॉम पार्टी, यानी कि एनसीपी। देखिए, महाराष्ट्र में क्या ना, ये घमासान मचा हुआ है। इस बार चाचा जो है ना भतीजे पे भारी पड़े, और उन्होंने अजीत पवार हैं, यानी कि जो शरद पवार है ना वो चाचा हैं इनके, अजीत पवार इनके भतीजे हैं। इन्होंने अजीत पवार और 11 अदर को पार्टी से एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल का मतलब निकाल दिया। तो अब हमारे पास इसमें कुछ पढ़ने के लिए है क्या भाई? कल था हमारे पास पढ़ने के लिए, वो क्या था? इलेक्शन कमीशन था। उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था इलेक्शन कमीशन को। जिन एस्पिरेंट ने अपना इलेक्शन कमीशन का जो फ्लो चार्ट जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था उसको वो एक बार जाके देख लेंगे, ओके। और उस फ्लो चार्ट को आप कहीं भी जहाँ भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं करंट अफेयर वाली, उसमें उसको जरूर ऐड कर लें। वो स्टैटिक पोर्शन आपका हो गया, और उसके बाद करंट में आपके लिए उसमें बस यही समझना था कि जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि किसका पार्टी है, किसकी पार्टी है, किसका सिंबल है, ठीक है। आज भी यही कहानी चल रही है। शरद पवार, यहाँ पे देखिए, शरद पवार से ही रिमेन्स प्रेसिडेंट, वही प्रेसिडेंट बने रहेंगे। कौन? शरद पवार। एंड ओनली टाइम विल बी टेल हु होल्ड द मेजोरिटी इन द पार्टी। अजीत से मीटिंग हैज़ नो लीगल सेंक्सिटी। यानी कि अजीत पवार ये कह रहे हैं कि भाई जो दिल्ली में मीटिंग हुई है वो लीगल नहीं है। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिप्रेजेंट द रियल एनसीपी, एनसीपी का रियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन, will be decided by the election commission. So we have a important body, election commission, है ना। तो इलेक्शन कमीशन को हमें देखना है, यानी कि इंपॉर्टेंट बॉडी हमारे पास क्या है? इलेक्शन कमीशन, जो जिसको हमें रीड करना है। तो देखते हैं आगे ये क्या कहानी है। इसको मैंने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वाज स्पीकिंग टू प्रेस पर्सन टू द कंक्लूजन ऑफ द पार्टी हैज़ नो national executive meeting in Delhi where he decided 12 rebels included the nephew अजीत पवार। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ना पड़े, ठीक है। ये तो आपस का जो रिश्ता है उसको लेके है, बट हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है? हमारे लिए पढ़ने के लिए है इलेक्शन कमीशन। हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है? इलेक्शन कमीशन। तो चलिए देखते हैं। कल मैंने इसको बहुत ज़्यादा आपको आप देखेंगे लक्ष्मीकांत से भी मैंने उठाया था, ओके। लक्ष्मीकांत का मैंने आपको फ्लो चार्ट करा दिया था, ठीक है। लक्ष्मीकांत का फ्लो चार्ट हो गया था। उसके बाद मान लीजिए आपने फिर क्या करा था, ये आपको मैंने शॉर्ट्स में नोट्स में और बताया था। तो आज हम शॉर्ट्स नोट्स में, हालांकि मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ जबकि मैं इसे कल करा चुका हूँ, कुछ नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए। तो देख लेते हैं क्या है इलेक्शन कमीशन। क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशन। पहला टर्म आपका ये हो गया। सेकंड क्या है? टाइप क्या है बॉडी का? ये परमानेंट है, मल्टी मेंबर बॉडी है, क्वासी जुडिशियल है। इतना आपको पता करना है। मेंबर क्या है? इसमें 3 होते हैं। मैंने कल क्वेश्चन भी कराया है। तो जिन स्टूडेंट ने जो आज की वीडियो देख रहे हैं, हालांकि मैंने ये कल करा दिया, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ फ्रेशर स्टूडेंट्स भी इससे ऐड हो सकते हैं। इसलिए चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमीशन, अदर में 2 होते हैं। सो मोटो, यस, ओके। उसके बाद सिविल कोड की बात करेंगे। इनका सिविल कोड, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी जो होती है वो कैसी होती है? क्वासी जुडिशियल, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे? कॉमन सी बात है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ही इनके चुनाव करेगा, बट ये प्रेसिडेंट के प्लीजर नहीं होंगे। प्रेसिडेंट के क्या नहीं होंगे? ये प्लीजर नहीं होंगे, बट इनका प्रेसिडेंट क्या करेगा? चुनाव करेगा। जुडिक्शन की बात करेंगे तो उसमें देखिए, अगर मेजोरिटी की चीफ इलेक्शन कमीशन ओईसी में, तो मेजोरिटी किसकी रहेगी? चीफ इलेक्शन कमीशन की, ओके। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो कौन अपॉइंटमेंट करेगा? इनको प्रेसिडेंट। टर्म कितना होगा? 665। तो आपको टर्मोलॉजी याद रखनी है। 665 आर्टिकल आपको पता ही है, कल मैंने बता दिया था 324। आप इसको एक बार जाके देखेंगे। रिपोर्टमेंट इनका हो सकता है, मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में सिर्फ 2 का ही रिपोर्टमेंट होता है, वो एक इलेक्शन कमीशन और एक आपकी फाइनेंस कमीशन। कई बार मैं ना बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको बार बार रिपीट करता हूँ। इसका रीज़न ये रहता है कि वो चीज़ आपको याद करनी है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? आगे क्या है फिर हमारे पास? अब देखिए
रिमूवल की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट करेंगे स्पेशल मेजोरिटी से, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जज का होता है उसी तरीके से रिमूवल होगा किसका, इलेक्शन कमीशन का। ओके, सैलरी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल, जब सीधी सी बात है रिमूवल उनकी तरह है तो उनका आप सैलरी भी उन्हीं की तरह ही डिसाइड होगी। सर्विस देखिए, ये प्लीजर का मतलब है, प्लीजर नहीं है, प्लीजर नहीं है किसके, प्रेसिडेंट के प्लीजर नहीं है। ओके, बट हाँ इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, ये एनुअल रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को देंगे, क्लियर कट यहाँ तक। उसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड नहीं है, टर्म भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड नहीं है। तो इतना आपको इसको समझ लेना, ये शॉर्ट नोट से इसको बना लेना जिससे कि आपको ये याद बना रहे। ओके, अच्छा आगे देखते हैं फिर हम, क्या है हमारे पास। देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज सॉरी बीइंग मिसयूज्ड इन कनाडा बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स। देखिए क्या हुआ है कनाडा में ना, खालिस्तान की कुछ जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कहाँ पे, कनाडा में। तो उसी को लेके हमारे जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, तो इसमें क्या है देखिए मैं बताऊं, इस आर्टिकल में आपके लिए ये समझने के लिए कि भाई बाली में मीटिंग 2022 में हुई, बाली में मीटिंग जो हुई थी वो 2022 में हुई, उसमें पुतिन साहब नहीं पहुंचे, उन्होंने स्किप कर दी है मीटिंग। भाई क्यों कारण, अब देखिए, अब ये वाला आर्टिकल ये हमें ये बताना चाह रहा, हालांकि द हिंदू में ये शब्द दिया, अभी तो बहुत टाइम है इसके लिए, क्योंकि सितंबर आपके 9 से 10 दिल्ली में G20 समिट होगी, तो अभी तो आपका जुलाई अगस्त, हाँ भाई सितंबर, तो टाइम है अभी। तो इसमें क्या है ना कि ये पॉसिबिलिटी है कि पुतिन साहब आएंगे। ओके, अच्छा अब हमारे लिए इसमें पढ़ने के लिए क्या है, हमें क्या पढ़ना है इसमें जो जिससे हमारा स्टैटिक पोर्शन जो प्रीलिम्स बेस का है वो इसमें कनेक्ट हो जाए। तो देखिए ये लास्ट वीडियो में मैंने आपकी कराई थी, पिछले 3-4 वीडियो में मैं G20 करा चुका हूँ, बट कुछ नए स्टूडेंट जुड़े होंगे जो उस वीडियो को देखेंगे, तो ये उनके लिए है जो लास्ट वीडियो में जिन्होंने G20 को अपने कहीं भी नोटबुक में नोट कर लिया, उनको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेशर के लिए देखते हैं हम क्या है। देखिए मैंने इसको कैसे कराया था, आप पहले G7 याद करिएगा, G7 कंट्री, ठीक है, तो बहुत सरल है। अब तो आप देख ही रहे हैं कि ये रसिया के ऊपर है अभी G20 जो आर्टिकल आया था अपना द हिंदू में। तो G7 आपको ऐसे कैसे याद करने कि मान लीजिए इसका किसी का नाम है G7, है ना, जस्ट 7 कुछ भी बोल दो, उसका नाम G7 है, तो वो क्या करता है भाई, बस वो जूस पीता है, ठीक है, जूस पीता है किनके संग, अपनी गर्लफ्रेंड के संग। तो G7 यानी कि, या फिर ऐसे कह सकते हैं जी बताइए साथ चलें क्या, जी साथ चलें, जूस पीते हैं गर्लफ्रेंड के संग, ठीक है, गर्लफ्रेंड कहती है जी साथ चलें क्या, फिर जूस पीते हैं, कैसे भी आपको याद करना है, बट ये आपको माइंड में फीड करके चलना है। रीज़न ये है कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हमें लगता है कि यार ये नहीं ये आंसर हुआ, ये नहीं ये आंसर हुआ, बट क्या है ना हमें उन पर कमांड रखना है अभी से, जब से हम अपना द हिंदू या फिर मान लीजिए स्टैटिक पोर्शन देखते हुए आ रहे हैं तब से। तो देखते हैं, पहला हुआ जूस, जूस होगा आपका JUICE, तो J फॉर जापान हो गया, U फॉर USA हो गया, I फॉर इटली हो गया, C फॉर कनाडा हो गया, E फॉर इंग्लैंड हो गया। गर्लफ्रेंड का मतलब हुआ जर्मनी, F का मतलब हुआ फ्रांस। क्लियर कट है यहाँ तक, उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं करा चुका हूँ। G8 जब आप लेंगे तो उसको आप इसमें सिर्फ आप क्या जोड़ देंगे, रसिया, यानी कि जूस पीना है किसके साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे बाद बाकी तो कंडीशन सारी यही रहेंगी, J फॉर जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, रसिया हो जाएगा बस यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, जर्मनी और फ्रेंच। अच्छा अब हमें भाई साहब याद क्या करना है, हमें याद करना है G20 याद करना है। G7 G8 तो हमारा न्यूज़ में था नहीं, हमें याद क्या करना है, G20। तो हमें G8 तक तो याद है कि भाई जूस पिया हमने रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। अब ये हालांकि याद कराने के लिए निमोनिक है, कोई माइंड ना करे कि सर ऐसा क्यों बोले। तो अब आपने जूस पी लिया, तो अब क्या है भाई, जूस पीने के बाद अब मैं SSC और IIT सा हो गया, यानी कि जूस पीने के साथ मैं रशियन गर्लफ्रेंड के साथ जूस पीने के बाद मैं कैसा हो गया, अब मैं SSC IIT सा हो गया। तो देखिए SSC हो गई, IIT हो गई, ठीक है। अब इसको पूरा निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या है, A फॉर हो गया अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील हो गया, अब यहाँ तक अब हो गया। मैं का देखते हैं, मैं फॉर मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। SSC को देखते हैं तो साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और चाइना। क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं IIT, तो IIT में आपके पास हुआ इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, और S का मतलब हुआ सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने क्या याद कर लिए, G20। तो G20 कंट्री याद करने के लिए जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड, अब मैं IIT SSC सा या फिर SSC IIT सा, बस इतना याद करना है। अच्छा अब हम देख लेते हैं थोड़ा फ्लैग टाइप में जिसमें याद करना है हमें। देखिए वो एक तरीका मैंने वो बता दिया याद करने के लिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे आपके G7 कंट्री दिए हैं, अगर इसमें
अगर इसमें आपका रसिया, सॉरी, अगर आपका इसमें रसिया ऐड हो जाता है तो ये आपकी कौन सी कंट्री हो जाती है, G8। अब ये तीनों अगर ऐड हो जाएं, 1 1, ठीक है, यानी कि सॉरी 7 + 1 और प्लस आपका कितना बचा इधर, 12 कंट्री, तो ये हमारी कौन सी कंट्री हो जाती है, तो ये हो जाती है हमारी G20, ठीक है। कौन सी हो जाती है, G20। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए G7 में आपकी हैं कनाडा, फ्रेंच, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और रसिया 8 में आ जाती है, बाद बाकी आपकी 12 कंट्री है, ठीक है। उसके बाद मैप में देख लेते हैं। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं 3 4 तरीके से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको याद ही करना है। कारण ये है कि कुछ जब भी कुछ बेस क्वेश्चन बनते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको हमें देख के चलना है। अब देख लेते हैं हम इसमें। देखिए आपका कनाडा है, ओके, यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चाइना, रशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, टर्की और आपका जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो ये आपको देख लेने हैं। तो 3 तरीके से मैंने आपको याद कराने की कोशिश की। आगे देखते हैं क्या आर्टिकल है हमारे पास, ओके। अच्छा, इलेक्शन कमीशन हम कर चुके, ठीक है। अब चलते हैं हम, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को देख के चलना है अभी हमें, ठीक है। देखिए बाद बाकी हम चीज़ें नहीं देखेंगे, ओके। तो आपको बस इतना ही कर लेना है कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट कर लेना है। अब देखिए ये आपका आ गया आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जो टेम्पल न्यूज में रहते हैं ना, तो डेफिनेटली है कि उससे क्वेश्चन बनेगा। जो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो भी टेम्पल आपके न्यूज़ में रह रहे हैं 100% उससे क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट पुरी की बात हो रही है, ठीक है। अब पुरी कहाँ पर है भाई, पहले तो ये लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन का तो सारा खेल ही है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में। अभी क्या हो रहा है, ये 12th सेंचुरी जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है। द उड़ीसा टाउन इज सीइंग ओवर कितना है आपका, 4200 करोड़ बीइंग स्पेंड ऑन द वेरियस वंस इन सेंचुरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव एज ए चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक पुट्स इट। नवीन पटनायक साहब ने 4200 करोड़ रुपए किस पे, पूरी प्रोजेक्ट पे खर्चा हो रहा है। अच्छा साहब, ये स्टोरी बेस है यहाँ पे कि जगन्नाथ टेम्पल के पास भाई कौन रह रहे हैं, ये रवि नारायण रह रहे हैं, है ना, जो 53 साल के हैं, उनकी मिसेज हैं। इसी तरीके की कहानी है। तो ये हमारे लिए कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, ये कहानी नहीं पढ़नी है, कहानी नहीं पूछी जाएगी। पूछा क्या जाएगा भाई, वो देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे देख रहे हैं द जगन्नाथ टेम्पल। अभी जगन्नाथ टेम्पल पुरी है, पुरी मतलब जगन्नाथ, जगन्नाथ तो मतलब 4 धाम टेम्पल। तो 4 धाम कौन कौन से हैं, तो 4 धाम क्या होता है, व्हाट इज 4 धाम। तो इट इज़ अ बिलीव दैट एवरी हिंदू शुड विजिट द 4 धाम ड्यूरिंग द वंस लाइफ। जिस तरीके से आपका मुस्लिम अपने धर्म में होता है कि उनको सऊदीया जाना पड़ता है ना, अपनी जीवन में एक बार, इसी तरीके से हिंदू को अपने जीवन में 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। वही है, इट इज़ अ बिलीव दैट एवरी हिंदू शुड विजिट द 4 धाम ड्यूरिंग द वंस लाइफ। द 4 धाम एज डिफाइंड बाय द आदि शंकराचार्य। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 4 धाम जो है उसको डिफाइन किसने किया था, आदि शंकराचार्य ने। तो पहले तो आपका ये क्लियर पॉइंट होना चाहिए, आदि शंकराचार्य, ठीक है। वो भी कब, 686 से 716 CE, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ हिंदी पिलग्रिम साइट्स। अब 4 धाम को किसने किया, आदि शंकराचार्य ने, यहाँ निकाल लिया। पूरी जगन्नाथ जो है वो कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में। अब हमारे लिए और क्या पढ़ने के लिए, अब हमारे पास रहेगी इसकी लोकेशन। बाद बाकी आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना, कोई भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, तो हम 4 धाम निकाल लेते हैं, चलिए साहब। तो आपके पास पड़ता है बद्रीनाथ टेम्पल, 4 धाम में बद्रीनाथ टेम्पल। चलिए पहले ऊपर से नॉर्थ से देखते हैं। तो बद्रीनाथ जो टेम्पल पड़ेगा ना आपका, उसको हम बोलते हैं धाम ऑफ सतयुग। पहले आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्या बोला जाता है, धाम ऑफ सतयुग। यहाँ तक क्लियर था। यानी बद्रीनाथ टेम्पल जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और इसको बोला जाता है धाम ऑफ सतयुग, ठीक है। आगे चलते हैं हम, फिर आ जाते हैं वेस्ट साइड में। वेस्ट में मिलता है हमें द्वारकाधीश टेम्पल। तो द्वारकाधीश टेम्पल ये आपका बोला जाता है धाम ऑफ द्वापर युग। ये कौन सा है आपका, द्वापर। मेरी बात को समझते रहे ना। ऊपर आपको नॉर्थ में कौन सा मिला,
नॉर्थ में आपको सतयुग, वेस्ट में आपको द्वारकाधीश को मतलब द्वापर, द्वारका से आप निकाल लेंगे द्वापर। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान रखना। उसके बाद आ जाते हैं हम ईस्ट में। ईस्ट में आपको कौन मिलता है? ईस्ट में मिलते हैं जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल आपके ये कहाँ पर रहेंगे? पुरी यानी उड़ीसा में। यही है कलयुग, इसको क्या बोला जाता है? कलयुग युग। आपको पहले तो ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर हो गया? तो ऊपर आपको कौन मिले, यानी कि नॉर्थ में आपको मिला सतयुग, वेस्ट में आपको मिला द्वापर, और इधर आपको मिला कलयुग। और फोर्थ में आपका आ जाता है रामेश्वरम टेम्पल यानी कि सदन में इसको हम क्या बोलते हैं? रामेश्वरम टेम्पल को। ये हमारा है त्रेता युग। क्या है ये? त्रेता युग। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि चार धाम आदि शंकराचार्य ने दिया, कब दिया? 616 और 686 से 716 सीई के कॉमन एरा के बीच में। उसके बाद चार धाम, चार लोकेशन हम देख लेंगे। बद्रीनाथ टेम्पल जो कि हमारा पड़ता है उत्तराखंड में। आपकी पहले तो इनके स्टेट ऑफ देख लेने, ये पड़ेगा आपका उत्तराखंड में। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ में है ये, इसलिए इसको बोला गया है सतयुग। उसके बाद आते हैं द्वापर में जो कि वेस्ट साइड में है, द्वारकाधीश, ये पड़ेगा आपको गुजरात में। तो देखिए पहले आपको सबसे पहले तो आपको चार धाम पता होना चाहिए। चार धाम कौन से स्टेट में पड़ते हैं वो पता होना चाहिए, और फिर उनको उनमें से किसको कौन सा युग बोला गया है वो पता होना चाहिए। तो अब आप देख लेते हैं, द्वारकाधीश है, इसको बोला गया है आपका द्वापर। और आपका आ जाता है ये जगन्नाथ टेम्पल जिसकी हम बात कर रहे थे पुरी की, ये आपकी कलयुग की बात करता है। और उसके बाद आ जाते हैं रामेश्वर टेम्पल, ये हमारी किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं रामेश्वर टेम्पल हमारी त्रेता युग की। क्लियर है? आप इसको याद करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्या है और हमारे पास पढ़ने के लिए। अब देखिए इन्हीं में से लास्ट टाइम जब यूपीएससी में एमसीक्यू निकला था तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज। इसी तरीके से हमारे पास हैं 12 ज्योतिर्लिंग, चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से देखिए आपका कौन कौन सा कहाँ पड़ता है? तो उनमें से आपको मिलते हैं सबसे पहले केदारनाथ। ये मोस्टली लोग अभी जा रहे हैं केदारनाथ, है ना। तो ये अपना 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो केदारनाथ आपको कहाँ मिलेगा? इनकी लोकेशन आपको याद करनी है बस अभी। ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं हम काशी विश्वनाथ। ये देखिए ये आपको मिलेंगे यूपी में, ठीक है। वैद्यनाथ ये आपको मिल जाएंगे झारखंड में। लोकेशन आपको याद करनी है अभी। तो केदारनाथ मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। केदारनाथ आपके उत्तराखंड में, विश्वनाथ आपके मिल गए यूपी में, और आपके वैद्यनाथ मिल गए झारखंड में। अब आप इनको एक तरीके से और याद कर सकते हैं। केदारनाथ सबको पता है, विश्वनाथ भी मोस्टली लोगों को पता होगा, पर वैद्य लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर झाड़ियों से दवाई बनाते हैं, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ तक याद करा दिया। आगे चलते हैं फिर हम। अब हमें कौन से मिलते हैं? दो ज्योतिर्लिंग मिलते हैं हमें गुजरात में। कौन कौन से हैं? नागेश्वर और सोमनाथ। सोमनाथ आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो सोमनाथ और नागेश्वर ये हमें कहाँ मिलेंगे? गुजरात में। आगे आ जाते हैं हम, फिर हमें मिलते हैं एमपी में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। ये दो हमें कहाँ मिल जाएंगे? मध्य प्रदेश में। ये हमें क्लियर करना है, वो हमें गुजरात में मिल गए। उसके बाद 3 मिलेंगे हमें महाराष्ट्र में। वो कौन कौन से हैं? त्र्यंबकेश्वर, गृष्णेश्वर और भीमाशंकर सॉरी। तो त्र्यंबकेश्वर, गृष्णेश्वर और भीमाशंकर, ये 3 कहाँ मिलेंगे हमें? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 3 हमें महाराष्ट्र में मिले, ठीक है। 2 हमें एमपी में मिले, 2 ही हमें गुजरात में मिले, और 1 हमें झारखंड में मिले, 1 यूपी में मिले, और 1 हमें ज्योतिर्लिंग कहाँ पर मिले? उत्तराखंड में। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मल्लिकार्जुन, वेरी फेमस। कई बार क्वेश्चन जब बनाए तब भी इसी बेस पे बनाए। तो मल्लिकार्जुन ये हमें मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इनकी बिहाइंड स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं, कारण ये है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आपको भी लोकेशन याद करनी है। और लास्ट वाले हमें मिलते हैं ज्योतिर्लिंग रामेश्वर, जो कि तमिलनाडु में। तो इस लोकेशन को या इस मैप को आप अपने जिस तरीके से बनाते हैं या फिर ब्लैंक मैप लेके उसमें इन चीज़ों को आप क्या कर लेंगे? फिल कर लेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा बना हुआ है क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोमनाथ टेम्पल। किसके ऊपर बना हुआ है? सोमनाथ। तो पहले तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये कहाँ पर है? गुजरात में। क्या है ये? ज्योतिर्लिंग है, धाम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखते हैं, इट इज़ ए बिलीव टू बी ए फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन ऑफ शिवा।
ठीक है। ज्योतिर्लिंग किसकी है? ये भाई हमको पता ही होना चाहिए किनकी है, शिवा की। आपने सुना होगा कि लिंग की पूजा होती है, यानी कि शिवलिंग, है ना। तो शिवलिंग जो है वो हमारे शिव जी हैं। तो यही है, इट बिलीव टू बी द फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन ऑफ द शिवा। ठीक है भाई, क्लियर बात है। द प्रेजेंट टेम्पल वाज रिकंस्ट्रक्टेड इन द चालुक्य स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्ट। अब यही बात हमको पता होनी चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। तो वो कौन सी डायनेस्टी है? चालुक्य डायनेस्टी है। तो इसमें आंसर आप देख रहे हैं, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या है हमारे लिए और पढ़ने के लिए। आर्ट एंड कल्चर का हालांकि ये भी दिया है ना, वेस्ट बंगाल की है। तो इसको एक बार आप देख लेंगे, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब देखते हैं, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कराया था आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पहले तो आप इसका देखिए, हालांकि मैं इसको करा चुका हूँ, बट जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए एक बार रिपीट फिर करूँगा मैं, है ना। और वो लास्ट वाली वीडियो को जहाँ पे मैंने लिखा है ना कि क्या इंडिया में, थंबनेल लगा हुआ है मेरा, क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, उसको एक बार आप जरूर देख लेंगे। बट हाँ, फ्रेशर है उनके लिए मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ उसको। देखिए, सबसे पहले तो ये जो यूसीसी है, जब भी बड़ा है ना तो उसका आर्टिकल दिमाग में रखना, ये आर्टिकल 44 है। और किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंतर आता है। ये दो चीज़ तो आपको याद रखनी है जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला है, और इसको आप जहाँ भी, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था कि मणिपुर और यूसीसी के जो भी टर्मिनोलॉजी हैं जो मैंने कराई है उनको आपको नोट करके कहीं भी लिख लेना है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये आता किस में है। तो ये आता है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल में, ना तो सोशल में है ना गांधीयन में। तो अब आपको दो चीज़ और क्लियर करके चलनी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो सोशल और ना ही आपका गांधीयन प्रिंसिपल, जो डीपीएसपी को 3 पार्ट में बांटते हैं, सोशल, गांधीयन एंड लिबरल। तो ये इन दोनों में नहीं आता। अब जब आपकी क्वेश्चंस की लेयर बनेगी तो उस क्वेश्चन में एक बार यही जरूर बोला जाएगा कि ये सोशल में आता है या गांधीयन में आता है या लिबरल में आता है। तो आप सोचेंगे भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी जी लाना चाह रहे थे तो इससे सोशल की भलाई हो रही थी क्योंकि सारी चीज़ें अलग थी, तो सब एक करना चाह रहे थे। तो ये सोशल नहीं है भाई, ना ही ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। ये किन के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंतर्गत। अब आपको इसमें ये देखना है कि आपके आर्टिकल जो आर्टिकल 44 है, 44 है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। बट हाँ, पर इनके साथ हम लिबरल इंटेलेक्चुअल को रियायत कर लेंगे जो डीपीएसपी का पार्ट है। वो कोई क्या चीज़ है? आर्टिकल 44 आपका बताता है। इसकी मैंने बाकायदा आपकी ट्रिक के थ्रू भी याद कराया है लास्ट वाली वीडियो में, बट मैं यहाँ पे आपको हल्का सा याद करा दूंगा। आर्टिकल 44 है वो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 आपकी कंपलसरी एजुकेशन, जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए बात करता है। उसके बाद आपका 48 फिर आ जाता है आर्टिकल 48, ये आपके एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। उसके बाद आ जाता है 48A, ये किसकी बात करता है? इसको देख लेते हैं। ये करता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। ये कौन करता है? आपका आर्टिकल 48। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 आपका है प्रोटेक्ट एंड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके। उसके बाद आर्टिकल 50, ये आ चुका है क्वेश्चन आपका, ये सेपरेट द जुडिशली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये मैंने पहले भी बताया था, राजा राम मोहन राय ने भी इसकी डिमांड की थी। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल 51, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल आपको देख के चलना है। आर्टिकल 44 लिबरल में आता है, उसके बाद 45 भी आता है, 48 भी आता है, 49 भी आता है, 50 भी आता है, 51 भी आता है। इनको आप रीड कर लेंगे, हालांकि मैंने करा चुका हूँ, आप लास्ट वाली वीडियो में जाके देखें। ठीक है। अब देखते हैं और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब ये तो हमने पहले बेसिक पढ़ लिया आज के लिए। अब क्या कह रहे हैं ये देखिए, ये अपने 22% साहब हैं। ठीक है, नायडू जी, ये तो पता ही होगा आपको इनके बारे में। देखते हैं, इंडिया बीइंग डाइवर्स नेशंस इज होम टू मैनी रिलीज ईच विद इट्स डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉ गवर्निंग मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। कुल मिला के मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे जो यात्रियों की शेड है वहाँ पे आप खड़े हुए हैं, तो अचानक से देखते हैं सब दूर दूर खड़े हुए हैं, लगा के ऊपर से बारिश आ रही है तो सब एक छत के नीचे आ जाते हैं, है ना, उस बारिश से खुद को मिटिगेट करने के लिए। तो यही क्या है, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पज़ है कि सारे लोग एक ही छत के नीचे आ जाएं, चाहे उनकी मैरिज की बात हो, चाहे डाइवोर्स की बात हो, चाहे उनके और भी चीज़ों की बात हो। ओके, ये सब चीज़ें एक ही लॉ के अंतर्गत आ जाए, तो उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया। तो पहले तो आपने बेसिक समझ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं तो बाबा साहब ने क्या कहा था इनके बारे में वो देख लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको पता ही होगा भाई, चीफ आर्किटेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। हैड मेड ए स्ट्रॉन्ग केस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर फ्रेमिंग यूसीसी।
बाबा साहब ने भी यही बात कही। ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूसीसी इज इंश्योरिंग जेंडर इक्वलिटी, रिडक्टिंग प्रिवलिंग सोशल इविल्स। बाबा साहब का कहना ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से देखिए जेंडर इक्वलिटी बनी रहेगी, ठीक है, और जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनसे बचाव होता रहेगा। अच्छा, आगे क्या है, ऑन द ये सब चीज़ें देखिए के एम मुंशी ने भी कहा था इनके बारे में, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड के एम मुंशी आल्सो एडवोकेट द इनेक्टमेंट ऑफ यूसीसी, इन लोगों ने भी कहा था। तो आपको कुछ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने जो मेंबर दिए गए उनको आपको थोड़ा सा याद करके चलना है कि किसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट में थे। तो सपोर्ट में आप देख रहे हैं कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, उसके बाद आपके हैं के एम मुंशी हैं। तो सपोर्टर आपको याद करके चलने हैं थोड़े से, जो आपके काम आ पाए आगे चल के, क्योंकि हम स्लो प्रोसेस करके बढ़ते जा रहे हैं आगे देखते हैं। द कंट्री प्रोग्रेस टुवर्ड्स सोशल हार्मोनी, इकोनॉमिक एंड जेंडर जस्टिस हैज़ बीन हैम्पर बाय द एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए कुल मिला के ये है, कंट्री प्रोग्रेस करेगी। यही बात है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोदी जी ने कहा कि इंडिया को नीड है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और भी कई लोगों ने इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही, बट कुछ लोग इसके अगेंस्ट में, जैसे ट्राइबल पीपल्स हैं, मैंने आपको बताया था, है ना, वो नहीं चाहते कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। अच्छा, आगे देखते हैं फाइनली में क्या बात है। देखिए बात बाकी तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें जो मैं करा चुका हूँ। आर्टिकल 44 ये आपको पता है, DPSP का अंतर्गत आता है। अच्छा, सावानो केस में क्या हुआ था, The top court had observed in the Savano case that it is a matter of regret that Article 44 has remained a dead letter। देखिए सावानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये एक डेड लेटर के समान बना हुआ है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आर्टिकल 44। तो इसमें हमारे लिए फाइनल क्या अपील की गई है, अपील यही है अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब के यहाँ, finally, I would like to urge my fellow citizens, leader of religious group and political party to rise above all difference and support the implementation of UCC। यानी कि आप सारी पार्टियों उन चीज़ों से ऊपर उठ के UCC को सपोर्ट करो। UCC should be contribute to making its instrumental of social reform legislative framework fully aligned with the principle justice, equity and कुल मिला के यही है कि उन्होंने अपील की, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए क्यों बेनिफिशियरी है ना, और क्या इससे हमें आगे चल के संभावनाएं रहेंगी कि हम एक ही छत के नीचे होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है हमारे पास, आगे है इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी विदाउट कॉइन टॉसिंग, यानी कि सिक्का उछाले ही बिना हमारी जो रूपी है वो किस में शामिल हो जाए, इंटरनलाइजेशन में। ये सब इनको तो आप जानते होंगे, फिरोज वरुण गांधी जी हैं। The government announcement of long-term roadmap of the further internalization of the rupee can turn out to be positive exercise। देखिए मैं बताऊँ क्या कहानी है। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनलाइजेशन होता क्या है, तो उसको देख लेते हैं हम जरा। ये हमारे पास currency internationalization is the widespread use of currency outside the border of its original country। यानी कि हमारे जो बॉर्डर कंट्री है उससे भी आउटसाइड जाके वो क्या है आपकी करेंसी यूज में हो, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन करेंसी। तो पहले तो अपना ये क्लियर कर लिया गया। अच्छा, अब इसमें बताने की कोशिश क्या की गई है, देखिए मैं तो चाइना से कंपैरिजन की गई है। जैसे चाइना का एग्जांपल लिया गया है, चाइना इज इंटरनेशनलाइजेशन द एसडीआर जब आप पढ़ेंगे एसडीआर, तो एसडीआर की 5th करेंसी है, ठीक है। तो ये उसी में आती है। बिफोर रेनवीज कुड नॉट बी यूज्ड आउटसाइड चाइना वाई 2007 डिन सुम वन डे ऑब्जर्व जो आपकी रेनवीज है मार्केट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो देखिए मैं बताऊँ चाइना से एक कंपैरिजन की गई इंडिया की, और मोस्टली जब भी कोई आर्टिकल आता है तो इंडिया की चाइना से कंपैरिजन होती है। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखिए फाइनल क्या है थोड़ा सा आप देख लेंगे। फाइनल ये है, द गवर्नमेंट रोडमैप फॉर फर्दर इंटरलाइजेशन ऑफ द रुपी विल मेक इट इजियर फॉर इंडियन बिजनेसमैन टू डू बिजनेस, इन्वेस्ट अब्रॉड एंड एनहांस द रुपी लिक्विडिटी। देखिए इससे क्या होगा, इंटरलाइजेशन से क्या होगा कि ये जो इंडियन रुपी है ना उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो अपने बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट वे हो जाएगा टू डू बिजनेस, ओके। तो इसमें इंटरनेशनल के लिए आपको पहले तो उसकी डेफिनेशन समझनी थी, ठीक है। बाद बाकी एसडीआर जब हम पढ़ेंगे ना तो उसको हम बहुत अच्छे से और देख लेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही आपको देखना था क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया अभी।
ओके, अब हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं हम। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग द डार्क पैटर्न। तो पहले तो आपको डार्क पैटर्न पता होना चाहिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप मीशो पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हालांकि मैंने उसको हिट करने का मेरा कोई टारगेट नहीं है। अब आप किसी, चलिए मान लीजिए किसी भी आप ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक दो चीज़ पसंद आई और आपने उनको ले लिया, खरीद लिया। उसके बाद उसी साइट ने, उसी प्लेटफॉर्म ने आपको कुछ चीज़ें ऐसी और दे दी जो आपको नहीं चाहिए थी, यानी कि आपके पॉकेट में वो चीज़ें डाल दी। इससे फायदा किसका हो गया? इससे जो साइट पे, जिस साइट पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म को तो फायदा हो गया, पर नुकसान किसका हुआ? आपका। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डार्क पैटर्न, जिसमें एक तो को तो बेनिफिट मिलता है और एक को आपका लॉस मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डार्क पैटर्न। तो सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि वन पर्सन जो प्रॉफिटेबल रहता है एंड सेकंड पर्सन या अदर पर्सन इज लॉसेबल। तो इतनी सी बात आपको समझ ली, यानी एक को पॉजिटिव ग्रोथ और एक की नेगेटिव, यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, आप देखते हैं हमारे पास क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इसके पास कई ऐसी डेट आई है जिसमें उनके बहुत से कंज्यूमरों के साथ क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। उन्होंने एक चीज़ खरीदी, साइट वालों ने दो पकड़ा दी, चाहिए उनको एक, इन लोगों ने दो पकड़ा दी। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ACI रिसेंटली हैड ए जॉइंट कंसल्टेटिव विद द स्टेक होल्डर ऑन द मीनिंग ऑफ डार्क पैटर्न। तो अब देखिए, मैं बताऊँ, ये तो अभी हुई है मीटिंग, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल दिया है एक का, फॉर एग्जांपल कॉमन डार्क पैटर्न है जैसे स्नीक एंड बास्केट, है ना, ये कॉमन एग्जांपल है। तो ये आप देख लेंगे एक बार। दिस कैन बी मिसलीड द यूजर इनटू परचेजिंग मोर आइटम, वही कहानी है। दे इंटेंड पोटेंशियली इंक्रीज द कंपनी सेल्स बट कंप्रोमाइजिंग द यूजर ऑटोनॉमी डिसीजन, ये सारी वही कहानी है। व्हाट टाइप के होते हैं? अब ये लीगल है, इलीगल है। देखिए, इस एक्चुअली में इसके लिए इंस्टीट्यूशनल बॉडी का होना बहुत जरूरी है जो क्लियर कट कर पाए कि ये लीगल है या इलीगल है। भैया मान लीजिए बाद बाकी कंपनियां तो ये कहती हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि ऐसा होता है, ठीक है, कि जैसे आपको नहीं, मतलब आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा काम कर रहा है वो उसको अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर्म बता रहा है, बट हमारे लिए तो नहीं है ना वो ऐसा। तो ये है डार्क पैटर्न रेफर टू डिजाइन और यूजर इंटरफेस टेक्निक दैट इज इंटेंशनली क्राफ्टेड टू मैनिपुलेट और डिसीविंग यूजर इनटू मेकिंग सर्टेन चॉइसेस और टेकिंग स्पेसिफिक एक्शन दैट मे नॉट बी बेस्ट इंटरेस्ट। एंड कुल मिला के जो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी उसमें भी हमें मैनिपुलेट करके वो हमें दे दी गई, है ना। तो कुल मिला के 30 जून की बात है 2030 में, एज पर द इन्फॉर्मेशन ऑफ पीआईबी की इन्फॉर्मेशन के अनुसार क्या हुआ, मेजर इंडियन ऑनलाइन मार्केट प्लेस रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। जो भी ऐसा काम करते हैं उनके लिए कंज्यूमर अफेयर ने क्या किया है, एक लेटर जारी किया कि भाई इस तरीके से आप नहीं करेंगे, ये अनफेयर ट्रेड है ना, ये अनफेयर ट्रेड है, इस प्रैक्टिस को आप नहीं कर सकते, ओके। और इसको हम डार्क पैटर्न के अंतर्गत बोलते हैं, तो ये नहीं कर सकते। तो आपको डार्क पैटर्न को अगर कंज्यूमर को कोई भी शिकायत है तो वो किसके पास जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ठीक है। यहाँ तक आपको बस इसमें इतना समझना था। तो आई थिंक डार्क पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्या है और हमारे लिए। अब देखिए, कॉलेजियम प्रपोजेस न्यू चीफ जस्टिस फॉर 7 हाई कोर्ट, इसको मैं करा चुका हूँ मेरे लास्ट वीडियो में, आप जाके देखेंगे। कॉलेजियम सिस्टम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मैंने बहुत अच्छे तरीके से खत्म कराया, तो उसको आप देख लेंगे, ओके। अब हमारे पास माइग्रेन ट्रीटमेंट इवॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग टू कैट पैटर्न। जैसे जैसे हम माइग्रेन का इलाज करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते जा रहे हैं। देखिए क्या है इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि माइग्रेन को बोला कहा जाता है। तो माइग्रेन को बोला जाता है न्यूरोवस्कुलर हेडेक। पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि माइग्रेन को बोला जाता है न्यूरोवस्कुलर हेडेक। यहाँ तक समझ में आया? उसको बता दीजिए आप। अब ये कैसे होता है, देखिए ये होगा आपका सनलाइट की वजह से होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल्स की वजह से भी होता है, क्राउड प्लेस सच एज ए मैरिज, सम फूड आइटम। तो कुछ फूड आइटम भी होते हैं जो माइग्रेन कर देते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, अब क्या है इसमें देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है। According to an article, the subject each 15.8% of the world population has headache, यानी पर डे कितना
पर डे आप देख रहे हैं ईच डे 15.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ए हेडेक, यानी कि पर हर दिन 15.8 लोगों को वर्ल्ड पॉपुलेशन में क्या होता है, हेडेक होता है। तो ये क्या है, देखिए इसमें पहले तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं हेडेक को। अच्छा, थोड़ी सी कुछ रिपोर्ट भी देख लेते हैं हम, जो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखिए ये है आपका, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंटेड हेडेक इज अ फेल्ट इट्स समटाइम नियरली एवरीबॉडी हाफ ऑफ द वर्ल्ड हेडेक। देखिए क्या है यहाँ पे, इसको मैं उससे ले लेता हूँ, ठीक है, इससे लिखिए। देखिए एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट्स हेडेक डिसऑर्डर एंड रिसोर्स इन द वर्ल्ड 2011 पॉइंटेड आउट, क्या अभी हेडेक इज फेल्ट इट्स समटाइम्स why nearby everybody almost half of the world at any time have recent personal experience of one or more headache disorder। कुल मिला के यह है कि हाफ ऑफ वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन हेडेक को क्या है फील करती है कभी ना कभी। तो एन आर्टिकल द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ हेडेक एंड अपडेट विद एनालिसिस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मेथोडोलॉजी फैक्टर ऑन प्रेवलेंस एस्टिमेट। अच्छा, ईच डे कितना, ये तो पता ही है 15.8% वर्ल्ड पॉपुलेशन हेडेक, सॉरी क्षमा उसके लिए याद रखिए। अच्छा आगे देखते हैं डिबिलिटी क्या है, मतलब क्या इसकी डिबिलिटी है उनको देख लेते हैं हम। नो द डिजीज इज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, यहाँ पे देखिए इसमें ये मेंस वुमेन्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू दी मेंस। अच्छा मद्रास मेडिकल कॉलेज। और देखिए आगे देखते हैं इट क्रॉनिकल परसिस्टेंट माइग्रेन पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्लीप। क्या होता है इसमें, देखिए माइग्रेन में जो पर्सन है वो सो नहीं सकता ढंग से, है ना। तो ये, और उसके बाद अगर वो मान लीजिए अपने बालों को भी टच करेगा तो उसमें भी उसको दर्द होगा, जबकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें हैं उसमें भी उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। अच्छा अब देखेंगे ऑन टेकिंग क्लोजर लुक एट द फाइंडिंग GBD 2019 की रिपोर्ट है, रिसर्च अनदर आर्टिकल माइग्रेन रिमेन्स सेकंड अमंग द वर्ल्ड केस ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है माइग्रेन। एंड द फर्स्ट अमंग यंग वुमेन, और ये किसमें होता है, फर्स्ट यंग वुमेन में। फाइंडिंग फ्रॉम द GBD 2019 द जर्नल ऑफ हेडेक एंड पेन सेड दैट माइग्रेन इज टॉप केसेस ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टिंग लाइफ ईयर इन यंग वुमेन, अ फाइंडिंग ऑफ profound significance. No other disease communicable non-communicable is responsible for more year of lost healthy life in young women। तो कुल मिलाकर आपको देखिए मैं बताऊँ, इसमें तो कुल मिलाकर जैसे जैसे माइग्रेन का इलाज होता जा रहा है वैसे वैसे हमें और भी चीज़ें, क्योंकि बहुत आपने सुना होगा 100 न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में, तो जैसे जैसे हम उसको माइग्रेन का ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं तो और भी चीज़ें हमारे समझ में आती जा रही हैं। तो इसमें यही इस आर्टिकल में आपको यही समझना था कि 15.8% पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पर डे उनको हेडेक होता है, ओके। और इसमें से आप वुमेन्स को सबसे ज़्यादा, और किस कारण की वजह से होता है वो मैंने आपको डिस्कस किया। आपके जैसे मान लीजिए सनलाइट है और मेंस्ट्रुएशन है, उसके बाद मान लीजिए आपका मैरिज है, जैसे जो क्राउड प्लेस है जहाँ पे मैरिज हो रही है, ओके, या फिर मान लीजिए कुछ फूड आइटम है उनकी वजह से भी। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और समझनी थी कि इसको क्या बोला जाता है, वो मैंने आपको बताया था, इसको बोला जाता है न्यूरोवास्कुलर हेडेक, ओके। अच्छा उसके बाद इसमें फिर अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है, तो ट्रीटमेंट के लिए है आपके जैसे बीटा ब्लॉकर, ठीक है, और एंटी डिप्रेसेंट एंड फ्यू एंटी कॉन्वलसेंट दैट विल बी आल्सो यूजफुल इन लो डोजेस। लो डोजेस में तो ये काम करती हैं। एक और है बोटेक्स इंजेक्शन है, आर आल्सो एन ऑप्शन ऑफ रिकरेंट रेजिस्टेंट हेडेक। तो कुल मिला के इस तरीके से भी इसका एक ट्रीटमेंट है। तो हमको डॉक्टर तो बनना नहीं है, बस हमको इसका पॉपुलेशन समझना था और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही आज हम इस सेशन को एंड करते हैं। और देखिए ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर किया करिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं उसको लाइक, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छे तरीके से अपने पे काम कर पाऊँगा। कुछ भी अगर मुझसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो रही है तो उन पे भी मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा। तो आपको इस वीडियो को शेयर लाइक एंड कमेंट, आप देखते तो हैं तो कॉमन सी बात है, इसको लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए करिए, जो कि आपका कोई और जिसका भलाई हो जाए, है ना। और भलाई करना तो पुण्य का काम होता है। चलिए थैंक यू सो मच। आज इस सेशन को हम यही रोकते हैं। तो बाकी
जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको मैंने करा दिया, ठीक है। और आपको कल वाली वीडियो को जरूर देख लेनी है, जो कि आपका जो भी मैंने कराया था कल वाला वो आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो ओके, थैंक यू सो मच।